Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkan Education. Today we are going to discuss the Mechanical Engineering Objective Series for RRBJE, SSCJE, BPSCAE, UPPSCAE, UKPSC lecturer. So today I start the new subject, that is new topic, workshop technology, and this one is the practice set number 1 for 1 to 50 question. So let us start with the workshop technology. Question 1. The metal is subjected to mechanical working for refine the grain size, yes. Reducing that original block into desired shape, yes. For a metal working process, yes. Controlling the direction of flow lines, yes. That means all of these above for working of the metal. Then question number 2. The temperature at which the new grains are formed in the metal is called. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी हम टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है जिसमें कोई भी मेटल न्यू ग्रेन्स में फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड विच टाइप, रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर. रिक्रिस्टलाइन दैट मीन्स क्रिस्टल का वहां पे स्ट्रक्चर चेंज होने लगती है, दैट इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर. at which temperature the new grains are formed in the metal. Is it clear? Okay, that is option D is correct. Okay, the recrystalline temperature of a steel is, the recrystalline temperature for different material is different, but in this particular question is asked for the only steel. तो स्टील का हमारा क्या है, रेंज ऑफ द स्टील रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर इज 400 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स इसमें आपको क्या है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर. एंड दैट रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर क्या होता है, कंडीशन at which heating rate and soaking time means जो एब्जॉर्ब करते हैं, time depends on the degree of cold work and the composition of the material, that is called recrystalline temperature, that is 800. Is it clear? Okay, next question. The hot working of metal is carried out. तो देखिए अभी हमने तीन टाइप के जो भी मेटल वर्किंग हो रही है, तो उसमें अभी क्या हुआ कि जब न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर तो रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर, एंड रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर स्टील के लिए क्या हो रहा है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, देन हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट, दैट इज हॉट वर्किंग, दैट इज बिलोंग्स टू नेम. जो नेम से ही समझ में आ रहा है कि हॉट वर्किंग मतलब गर्म, तो ये क्या होगा, दैट इज द above that the recrystalline temperature, above that the रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर. जो भी हम वर्किंग ऑफ द मेटल प्रोसेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट वर्किंग प्रोसेस. ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स व्हाट. तो जब हम हॉट वर्किंग ऑफ मेटल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी स्ट्रेस रिलीविंग करते हैं, देन पोरोसिटी ऑफ मेटल इज लार्जली लिमिटेड, दैट मींस उसमें जो भी वॉइड फॉर्मेशन है, जो अंदर में गैप है, एयर है, उसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. देन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इज रिफाइंड, यस, उसमें हम डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं. देन मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर इंप्रूव्ड ड्यू टू रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेड्स, यस, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो भी होगी, आइदर स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ये क्या है, चेंज होती है, दैट मींस इंप्रूवमेंट आती है. दैट मींस all of these. Is it clear? यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें. ओके, देन ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ द मेटल्स, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ द मेटल्स, हॉट वर्किंग ऑफ द मेटल क्या होता है आपका, कौन सा प्रोसेस. तो अब इसमें हमारा आ रहा है कि पुअर सरफेस फिनिश इज प्रोड्यूस, यस,
क्योंकि आपका जब हॉट वर्किंग है तो दैट मीन्स मेटल क्या है, टेम्परेचर है, उसमें जब भी हम हाइमर करेंगे तो आपका सरफेस फिनिशिंग उतना स्मूथनेस नहीं आती है। ओके, देन स्केल इज फॉर्म यस, जब हम उसमें हॉट वर्किंग में क्या है, एबव द क्रिस्टलाइन टेम्परेचर, जब हम उसे कोल्ड करेंगे तो उसमें क्या होगी, ऑक्साइड फॉर्मेशन, दैट मींस स्केल, उसमें स्केलिंग फॉर्मेशन हो जाएगी सरफेस पे। एंड क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन, नो, जब हॉट वर्किंग है दैट मींस मेटल क्या है, दैट मींस लिक्विड स्टेट में जाने वाली होती है, बिफोर दैट द लिक्विड स्टेट, दैट मींस वो मोल्टेन स्टेट में नहीं होती है, दैट मींस तो उसमें हमारा क्लोज मेंटेनेंस, जो भी हमारा सपोज 45 mm की बनानी है उसमें हम मेंटेन नहीं कर पा सकते। तो ऑल दीज प्रोसेस ड्यूरिंग दैट द हॉट वर्किंग मेटल। ओके, दैट इज ऑल ऑफ दीज, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल्स, एंगल्स, आई बीम आर मेड ऑफ, तो ये जितने भी हमारे प्रोसेस हो रहे हैं ये कौन सा, दैट इज हॉट रोलिंग प्रोसेस। अब हॉट रोलिंग प्रोसेस क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटालिक ट्यूब, जब भी हमें 2 मीटर लंबा मेटालिक ट्यूब हमें बनाना है तो विच प्रोसेस इज यूज्ड? ड्राइंग हम करेंगे? नहीं, ड्राइंग हम नहीं कर सकते। एक्सट्रूजन, यस, एक्सट्रूजन हम करेंगे तो उससे ट्यूब फॉर्मेशन होती है, बट हमारा क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, दैट मींस इसमें हमारा क्या होगा, एक सपोर्टिंग के साथ रोलिंग भी रिक्वायर्ड होगी, दैट मींस एक्सट्रूजन एंड रोलिंग इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम साइज ऑफ ब्लूम, अब इसमें क्या होता है, एक ब्लूम होता है, एक बिलेट होती है, तो मिनिमम साइज ऑफ द ब्लूम इज व्हाट, दैट इज 150 mm into 150 mm, that is called minimum size of the bloom. Then next question, the minimum size of the billet is 100 to 100 mm, no, the minimum size of the billet is, billet की साइज कितनी होती है मिनिमम, दैट इज 50 into 50 mm. Okay, clear? Next question number 11, the bloom is smaller than a billet, no, क्योंकि ब्लूम की साइज क्या होती है, इसमें आपका अभी हमने ब्लूम का साइज पढ़ा क्या, दैट इज 150 mm into 150 mm, और बिलेट की 50, दैट मीन्स क्या ब्लूम स्मॉलर है, नहीं, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। A two high rolling mills consist of 2 rolls which rotate at the same speed but opposite in direction। हम इसका नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट एक क्वेश्चन के बाद हम इसका फिगर के साथ समझेंगे कि 2 रोल्स में, 2 हाई रोलिंग में क्या होगा, 3 रोल्स में क्या होंगे, 4 रोल्स में क्या होंगे, टैंडम रोलिंग में क्या होगी, क्लस्टर रोलिंग में क्या होंगे। दीज आर डिस्कस विद द और एनालाइजिंग विद द सम फिगर, क्योंकि जब फिगर से करेंगे तो क्लियर होगी। The 2 rolls in a 2 high rolling are, तो 2 रोल्स यदि है तो उसमें क्या होगा, इक्वल साइज रहती है। जैसे यहां पे देखिए, ये अभी हमने 2 हाई रोलिंग मशीन की बात किया, तो 2 रोल्स आर, ये जो आपका रोल्स 1 है, ये 2 है, तो दोनों क्या है, सेम है, सेम साइज की। ओके, बट इस पे आप देखिए कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बट इन 3 रोलिंग, 3 हाई रोलिंग में क्या है कि अपर रोल एंड बॉटम, ये अपर रोल्स एंड बॉटम रोल्स क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड मिडिल रोल्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 3 हाई रोल्स। अब 4 हाई रोल्स में क्या होते हैं, 2 बैकअप रोल होते हैं, जो लार्जर साइज के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज बैकअप रोल्स। और बैकअप रोल का डायरेक्शन जो होता है, मूविंग डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर, एंड वर्किंग रोल का भी क्या होता है, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। एंड दैट इज क्लस्टर मिलिंग, तो क्लस्टर में क्या होते हैं, 2 वर्किंग रोल्स होते हैं जिसको हमें 4 बैकअप रोल से प्रोवाइड किया जाता है ना।
और जो बैकअप रोल होते हैं उसके देखिए अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही है ना। एंड टेंडम में क्या है, दैट इज बैकअप रोल अलग लार्जर हो गए और जो मिनिमम नीचे रहते हैं वो हमारा वर्किंग रोल्स। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। दैट इज 14, a three high rolling mill consists of three rolls placed one above the other, which of the following statement is correct। तो देखिए आपका क्या है, upper and bottom rolls can be rotated in same direction whereas middle rolls in opposite direction। ऑप्शन बी, क्योंकि अभी देखिए हमने क्या किया था, अभी देखिए जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि देखिए थ्री रोल्स में क्या है, ये दोनों जो है हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है और ये क्या है, बीच वाला क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो वही हमारा पूछा गया। देन क्वेश्चन नंबर 15, इन फोर हाई रोलिंग मिल्स देयर आर 4 रोल्स आउट ऑफ व्हिच। तो दो क्या होते हैं, बैकअप वर्किंग रोल्स एंड 2 आर वर्किंग, दैट मींस 15 का बी। Then question number 16. Question number 16 है, 4 high rolling mills, the diameter of backing up rolls is the diameter of working rolls। क्या होता है, that means बैकअप रोल का जो होता है उसका डायमीटर क्या होता है, लार्जर होता है, क्योंकि आपका ऊपर में जो बड़े बड़े रोल्स थे 4 रोल्स, दैट इज लार्जर डायमीटर करस्पॉन्डिंग दैट द वर्किंग रोल्स। इन क्लस्टर मिलिंग देयर आर 2 वर्किंग रोल्स and 4 or more backing up rows, yes, that is 17 का A। The parts of circular cross section which are symmetrical about the axis of rotation are made by, है ना। तो इसको किससे हम बनाते हैं, that is hot spinning method से। Then 19, the process which consists of heating the metal to plastic state and then pressure is applied to form into a desired shape and size is known as, है ना। अब पूछ रहा है कि आपका एक प्रोसेस है जिसमें हमें हीटिंग कर रहे हैं मेटल को प्लास्टिक स्टेट में ले जाकर, देन यू हैव टू अप्लाई दैट द प्रेशर, है ना, गेटिंग द डिजायर्ड शेप एंड साइज, द प्रोसेस इज नोन एज, क्या उसको बोलते हैं, एनीवन कमेंट देम। That is called hot forging, that is called hot forging। Then question number 20, during drawing operation the state of stress in cup would include। जब हम ड्राइंग ऑपरेशन, ड्राइंग मीन्स खींचने वाला जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्ट्रेस और स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन कप में क्या होगा, तो उसमें क्या है आंसर, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेंज एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन बॉल, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इज इट क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग ए बिलेट। जब हम यही पढ़ रहे थे ब्लूम एंड बिलेट, तो ब्लूम का साइज क्या होता है, मैक्सिमम होता है 150 इंटू 150 mm का, और बिलेट की साइज 50 इंटू 50 mm की। फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस, अब इसमें देखिए स्पेसिफाइड किया गया है कि फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस इज, पहले क्या होगा, फर्स्ट पिकलिंग, देन एल्कलाइन क्लीनिंग, फॉस्फेट कोटिंग एंड लुब्रिकेटिंग विद द रिएक्टिव्स ऑफ एस, इज इट करेक्ट। यही हमारा करेक्ट सीक्वेंस होता है। For obtaining a cup of diameter 25 mm and height is 15 mm by drawing, the size of round blank should be। चलिए इसको सोल्व कीजिए। ये आपका क्या है, दैट इज ड्राइंग प्रोसेस का। तो व्हाट इज द ब्लैंक डायमीटर, इसमें हमें यही कैलकुलेट करनी है कि ब्लैंक डायमीटर कितना होगा, तो इसमें सोल्व करते हैं। तो ब्लैंक डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ब्लैंक डायमीटर, दैट इज कैपिटल डी इज इक्वल टू
दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4dh। तो देखिए कप का डायमीटर हमें दिया हुआ है 25 mm एंड हाइट ऑफ द कप दैट इज 15 mm। तो चलिए इसको इंसर्ट कर दीजिए सभी वैल्यू को, दैट इज 25 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 इंटू 15। तो इसे जब करेंगे तो क्या हो जाएगी, सोल्व कीजिए। 25 का होल स्क्वायर दैट इज 625 प्लस 1500, समअप कीजिए। समअप करने के बाद ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2125। तो ये कितने का स्क्वायर रूट है, दैट इज 46.09। तो आपका इस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग इज। अब क्या है, इसमें मेटल का स्पिनिंग प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें क्या स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, दैट इज बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। द मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। जब हम एक्सट्रूजन प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें ट्यूब आइदर सॉलिड ट्यूब हो और आइदर हॉलो ट्यूब हो, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सेक्शन। तो इसमें आपका क्या होगा, दैट इज यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड वर्किंग डिस्टॉर्ट grains structure and does provide an appreciable reduction in size? Yes. Then question number 26, cold working of metal is carried out। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, दैट इज अभी आपने जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 में किया था, दैट इज बिलो दैट द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वर्किंग। यदि हम एबव द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज हॉट वर्किंग। ओके, सो इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड वर्किंग रिक्वायर्स मच हायर प्रेशर देन हॉट वर्किंग। सिंपल, कोल्ड वर्किंग में क्या है, आपका मेटल जो है वो क्या है, बिलो द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर है, दैट मीन्स उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होने में आपको उसमें क्या है, हायर प्रेशर हायर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट इज करेक्ट। टू द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज व्हाट। जब हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है उसमें हार्डनेस इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज एज हार्डनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज एज हार्डनिंग प्रोसेस। सो इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सोल्व कीजिए। कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इंक्रीज। अब कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल में हमारा क्या इंक्रीज होता है, तो हार्डनेस भी इंक्रीज हो सकता है, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की बात आती है तो स्ट्रेंथ में कौन सा स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ? तो नहीं, इसमें आपको कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में आपका हार्डनेस इंक्रीज हो सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, बट ड्यूरिंग दैट द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस मेटल डिक्रीज दैट द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड, यस। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, यस। क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस कैन बी मेंटेन्ड, यस। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रोटेटरी स्विंगिंग, व्हाट डू मीन बाय रोटेटरी स्विंगिंग? तो इसमें क्या है आपका, यूज्ड फॉर द रिड्यूसिंग दैट द डायमीटर ऑफ राउंड वार एंड ट्यूब बाय रोटेटिंग डाई व्हिच ओपन एंड क्लोज रैपिडली ऑन द वर्क। ओके, यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई ये है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें।
hot piercing is extensively used for making bolts and nut. क्या होगा इसका? hot piercing is extensively used for making bolts and nut. No, क्योंकि बोल्ट एंड नट्स के लिए हम एक्सटेंसिवली क्या करते हैं? कोल्ड हेडिंग यूज करते हैं. तो ऑप्शन बी, नो. व्हाट डू मीन बाय हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस? तो हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है आपका कि एक चैम्बर होती है जिसमें हम ब्लूम रखते हैं और हाइड्रोलिक रैम के थ्रू हम उसमें प्रेस करते हैं. दैट मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ pressing the metal inside a chamber to force it out by high pressure through an orifice which is shaped to provide the desired form of the finishing part. That means option D is correct. यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें. देन क्वेश्चन नंबर 34. चलिए इसको सोल्व करते हैं. The process is to improve fatigue resistance. क्या है? Fatigue resistance of metal by setting up compressive stress in surface is known as. Which type of process is improved at the fatigue stress by the setting of the compressive stress? तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? That is cold pinning. That is cold pinning प्रोसेस में क्या होता है आपका? प्रोसेस में इंप्रूव दैट द फटीग रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल बाय सेटिंग अप ए कंप्रेसिव स्ट्रेस इन इट्स सरफेस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिर से आगे. द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट्स एंड नट. तो अभी हमने क्या बोला? दैट इज कोल्ड हेडिंग. कोल्ड हेडिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग नट एंड बोल्ट. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 36. The process of increasing the cross section of a wire at the expense of its length. अब इसमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंस ऑफ लेंथ. जब हम लेंथ को भी बढ़ा रहे हैं और ये भी हो रही है, तो ये इसमें कौन सा प्रोसेस में हो सकता है ना? दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं अपसेटिंग प्रोसेस, जिसमें हमारा लेंथ के साथ क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ लेंथ भी बढ़ रही है. दैट इज अपसेटिंग प्रोसेस. The process of decreasing the cross section area of wire and increasing its length. अब हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है बट इंक्रीजिंग इट्स लेंथ. तो इसमें क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग प्रोसेस, है ना? ड्रॉइंग डाउन. दैट इज 37 का ए. ए मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन. अब मूविंग मैंड्रल हम कहां पे यूज करते हैं? तो दैट इज फॉर ट्यूब ड्राइंग में हम क्या है? मूविंग मैंड्रल यूज करते हैं. टेंडम ड्राइंग ऑफ वायर एंड ट्यूब इज नेसेसरी. टेंडम हमारा वायर और ट्यूब ड्राइंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है, नेसेसरी कंडीशन है. क्यों? इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस साइड वन एज. एनीलिंग इज नीडेड बिटवीन द स्टेज. एक्यूरेसी डायमेंशन. तो विच क्यों हमारा ये रिक्वायरमेंट है? दैट मीन्स वायर ड्राइंग एंड ट्यूब ड्राइंग के लिए annealing is needed between the successive stage. Is it clear? कोई डाउट्स है तो आप ये कमेंट में जरूर करें. देन क्वेश्चन नंबर 40. चलिए इसको सोल्व करते हैं. In order to get uniform thickness of the plate by rolling process, one provides camber on the rolls, offset on the rolls, hardening of the rolls and anti-friction bearing on the roll. तो हमें यूनिफॉर्म थिकनेस हमें प्रोवाइड करना है, तो इसमें क्या हम प्रोसेस यूज करेंगे? दैट इज हार्डनिंग ऑफ द रोल्स. दब सेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ. तो अभी हमने इसको किया है. अब सेटिंग में क्या होता है? दैट इज इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वार. ड्रॉइंग डाउन इजे भी अभी हमने किया है. दैट मीन्स reducing that the cross section area of the war. The next question, which of the following material cannot be forged? Wrought iron, cast iron, mild steel and high speed steel. तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं? तो दैट इज विच टाइप ऑफ मटेरियल? कास्ट आयरन. कास्ट आयरन क्या होता है? दैट इज ये हमारा
ब्रिटल मटेरियल होता है ना। तो ब्रिटल है तो जब भी हम उसको फोल्ड करने जाएंगे, हीटिंग करेंगे, वो क्रैक डाउन हो जाएगी, दैट मीन्स फ्रैक्चर हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या है, कास्ट आयरन को फोर्स्ड नहीं कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 44, द फोर्जिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज कैरिड आउट एट, तो इसका जनरली रेंज क्या होता है, 1100 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इसमें आपका क्या है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी, तो थ्रेड रोलिंग में हमारा क्या होगा, जस्ट हमारा क्या है, लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ये क्या होगा, लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। अब आप इसे जरूर इसमें कमेंट करें और इसमें अपना ओपिनियन दे, क्योंकि आपको यदि बुक में देखेंगे, आरएस कुर्मी बुक में, तो आपको क्या रहेगा, ए लिटिल लार्जर देन द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, बट एक्चुअल आंसर क्या है, ए लिटिल लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। क्लियर। देन 46, थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू, है ना, थ्रेड रोलिंग आप रिस्ट्रिक्टेड टू किस मटेरियल में, थ्रेड रोलिंग, दैट मीन्स आपका डक्टाइल मटेरियल। ए सॉ व्हिच कट्स वुड ड्यूरिंग दैट द रिटर्न स्ट्रोक, यदि हम रिटर्न स्ट्रोक में किसी भी मेटल का आइदर सॉ हो, कुछ भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पुल सॉ। ए मोर्टाइज गॉज इज, तो मोर्टाइज देखिए, ये मोर्टाइज गॉज है, तो ये हमें वर्कशॉप में आपने बहुत सारे ये किए होंगे। तो क्या है, आपको कारपेंट्री में हम यूज करते हैं, किसके लिए, आपको मार्किंग टूल के लिए, पिन है जो हम मार्क करते हैं, दैट इज मार्किंग टूल। ये रिप सॉ इज, तो रिप सॉ क्या होता है कि रिप सॉ में हमारा मेटल कटिंग पैरेलल टू द वुड ग्रेन्स, दैट इज अलोंग द वुड ग्रेन्स हम बात करते हैं, दैट इज 49 का बी। ये क्रॉस कट सॉ इज, तो क्रॉस कट में हमारा क्या है, ये ऑलरेडी इसमें दे ही रहा है कि आपका क्रॉस कट, दैट मीन्स यूज्ड फॉर कटिंग अक्रॉस द वुड ऑफ द ग्रेन्स, है ना। तो और जनरली इसको यूज्ड फॉर जनरल स्वेइंग भी बोलते हैं, लेकिन आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज यूज्ड फॉर कटिंग अक्रॉस द वुड ग्रेन्स। इस क्वेश्चन में जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका बुक में यदि देखेंगे तो आरएस कुर्मी में आपको क्या है, बी एंड सी दोनों दिया गया है, बट यहां पे हमें क्या लगाना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट में क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो यदि आपको कोई भी दिक्कत है अप टू 50 क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।